आरती ने अपने पुराने संदूक में से पोटली निकाला। उसे खोलकर उसमें से अपनी सोने की चेन निकाली, घर का दरवाज़ा बंद किया और बाहर चल पड़ी। अपनी गली से बाहर निकलते ही आरती को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, 4-5 किशोर उम्र के लड़के आ रहे थे। वो रुक गईं। 1-2 मिनट में वह सब उनके और पास आ गए थे। उसमें से एक लड़का जोर जोर से गाना गा रहा था, बाकी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। आरती को थोड़ी सी घबराहट हुई, कहीं कोई, अरे नहीं, इतना अंधेर थोड़े मचा है। वह फिर भी बार बार पीछे मुड़कर देखती, फिर चलती, फिर देखती, फिर चलती। 40 ग्राम सोने के चेन की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए तो मिल ही जाएगी। ये लड़के चोर तो नहीं लग रहे थे, लेकिन कहीं से भी बहुत सभ्य भी नहीं दिखते। बुजुर्ग महिला को देखकर राम राम तक नहीं कर रहे हैं, उन्हें सभ्य कैसे कह सकता है कोई भी। 10-15 साल पहले की बात होती तो अभी सब आरती को नमस्ते आंटी कहते। गली के सारे लोग उनको जानते थे। आरती भी अधिकांश लोगों को जानती थी। नाम भले ही याद नहीं रख पाए, चेहरे सबके जाने पहचाने होते थे और उस पहचान का कोई ना कोई नाम था, एक रिश्ता सबसे जुड़ा हुआ था। कम उम्र के जिन लड़के लड़कियों को आरती पहचान नहीं पाती थी, उन्हें रास्ते में रोककर बेझिझक पूछ लेती, ए बाबू रुक रुक, किसके घर के हो तुम, या तुम्हारे पापा का नाम क्या है। अब तो जिसे देखो रास्ते चलते भी मोबाइल पर व्यस्त है। जब से सबके घर में टीवी आया, सबके हाथ में फ़ोन आया, मोहल्ला ही अजनबी सा लगने लगा। आरती का भी लोगों से मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, कुछ तो बढ़ती उम्र के कारण और कुछ परिवेश में बदलाव के कारण। किसी से बात करनी है तो सीधा फ़ोन कॉल करके ही जी भर बात कर लेना आसान लगता है आरती को भी। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण आरती को किसी से मिलना हो तो उसके घर जाकर मिलना बहुत पसंद है, लेकिन अब किसी के घर जाकर बात करना आसान नहीं है। किसी के पास टाइम ही नहीं है घर में आए लोगों से बात करने के लिए। सब टीवी मोबाइल में व्यस्त हैं। चलते चलते आरती सुनार की दुकान के पास पहुंच गई थी। सुनार ने देखते ही आरती को नमस्कार किया और जोशीले स्वर में बोला, आप कितने दिनों के बाद आई हैं आज, कोई गलती हो गई क्या मुझसे। क्या दिखाऊं, अच्छा बैठिए, पहले चाय मंगवाता हूं। आरती जब उसके पति जिंदा थे हर 2-3 महीने पर यहाँ आते रहती थी। गहनों का बहुत शौक नहीं था आरती को, लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे उसके पति। जो भी बचत होती थी उससे आरती के लिए गहने बनवाते रहते थे। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, बहुएं आ गई थीं। बेटी कोई थी नहीं जिसके शादी ब्याह में खर्च करने के लिए पैसे बचाकर रखने की ज़रूरत हो। पिता के मरते ही दुनियादारी में निपुण बेटों ने बाप के कपड़े की दुकान बेच दी और पैसा आधा आधा बांट लिया था। आरती को दुकान बेचना पसंद नहीं आया, लेकिन बेटों ने फैसला लिया तो सब कुछ सोच कर ही लिया होगा। वैसे भी आरती बिजनेस तो करेगी नहीं, उसको तो अब भी घर ही संभालना है, यह सोचकर चुप रही। लेकिन पति के गुजरने के 1-2 महीने में ही आरती को इस बात का एहसास होने लगा कि अब घर उसका नहीं है, बेटे बहू का है, जहां वह अपनी मृत्यु होने तक दिन गुजार रही है। एक पति के न होने से इतना कुछ बदल जाएगा ये उसने सोचा भी नहीं था। छोटे बड़े निर्णय लेने से लेकर छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान की कोशिश करने तक, जो काम अब तक आरती करते आई थी वो काम अब आरती के पास नहीं था। जैसे आरती की कोई ज़रूरत ही नहीं थी किसी को। बेटा प्यार से कहता कि अब आराम करो, क्या ज़रूरत है कुछ भी चिंता करने की, आराम से खाओ पियो, अब चिंता करके क्या करना है आपको। आरती का मन बहुत दुखी होता इस बात से। आदमी जब तक है एकदम निश्चिंत कैसे हो सकता है, खाओ पियो, क्या अब तक भूखी प्यासी रहते आई है वह। चाची अब कैसी हैं आप, लेटे रहिए, मैंने भैया को कॉल कर दिया है। फ़ोन तो नहीं रिसीव हुआ, लेकिन एक लड़के को भेजा है मैंने आपके घर, भैया आते ही होंगे। सुनार की आवाज़ से आरती के सोचने की गति पर रोक लगी। आरती चुपचाप सोफे पर पड़ी हुई थी। सुनार की दुकान में आते ही चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी आरती, गिर गई थी वहीं फर्श पर। आते ही कुछ कहती, इससे पहले ही यह सब हो गया था। होश में आने के बाद आरती को होश आया कि उसका पर्स कहाँ है। उसने अपने पर्स को टटोलना चाहा, अरे पर्स तो था ही नहीं। आरती बेचैन हो गई थी। दुकानदार उनकी बेचैनी भाप गया।
कहीं नहीं गया होगा पर्स, सब लोग तो यहीं हैं, फालतू कोई आया भी नहीं, यहीं गिरा होगा, अभी मिल जाएगा। सब लोग आरती का पर्स ढूंढने में लग गए। आरती को लग रहा था कि जो बच्चे उसकी गली में उसके पीछे थे उन्होंने ही तो नहीं ले लिया। एक लड़का तो बिल्कुल पास से होकर गया था। आरती की बेचैनी बढ़ते जा रही थी, उसकी आंखें फिर से बंद हो गई थी। आज सुबह आरती ने बस इतना कहा था कि इडली डोसा भी कोई खाना है, मुझे नहीं खाना, हो सके तो रोटी सब्जी बना दो, बोझ लगे तो रहने दो, भूखे रह लूंगी। भूखे रहेंगी तो गैस नहीं होगा आपको, और दवाई भी तो खानी है, थोड़ा सा कुछ खाकर दवा खा लीजिए, दिन में बना दूंगी जो कहेंगी आप। छोटी बहू ने बिना रुके जवाब दिया था। लेकिन आरती अपनी जिद पर थी, उसे नहीं पसंद है तो क्यों खाएगी विदेशी खाना। रोटी सब्जी ही तो कह रही है, कौन सा मेवा मिष्ठान मांग रही है। छोटी बहू जिद्दी है तो आरती भी क्यों पीछे रहती। उसने थाली उठाकर हटाना चाहा था, लेकिन थाली गिर गई थी। छोटी बहू ने आपा खो दिया था। अब आप हमारी भलमनसाहत का फायदा मत उठाइए, जो मिल जा रहा है खा पी लीजिए। अब नखरे उठाते उठाते थक गई हूं मैं भी, आराम से रहिए और मुझे भी चैन से रहने दीजिए। जैसे भैया भाभी ने छोड़ दिया है हम भी छोड़ सकते हैं, आप भी थोड़ा एडजस्ट तो कर सकती हैं। अभी तबीयत खराब हो जाएगी आपकी तो सबको परेशान करेंगी आप, फिर डॉक्टर दवाई का खर्चा अलग से। खर्चे का धौंस मुझे मत देना, किसी का एक पैसा नहीं लेती हूं मैं, किसी को भी देते ही रहती हूं हमेशा। पिछले 8 साल में 1.5-2 लाख रुपए तो दवाइयों पर खर्च हो गया होगा, लेकिन कभी हमने मांगा आपसे एक भी पैसा? मांगते भी तो आप देती कहां से। बहू की यह बात चुभ गई थी आरती को। आरती जानती है कि गलती बहू की नहीं है, सब ऐसा ही करते हैं। आज दुनिया खराब हो गई है ऐसा नहीं है, उसने भी अपनी सास को ऐसा ही कहा था। कुछ पुराने जमाने से ही उसने देखा है, बुजुर्ग घर में बोझ की तरह ही पड़े रहते हैं एक कोने में। किसी को दोष देने का क्या फायदा, गलती उसी की है। पति के देहांत के बाद जब दुकान बेच दी गई थी तो थोड़े गुस्से में और थोड़ा ज़्यादा ईमानदारी दिखाने के चक्कर में आरती ने अपने सारे गहने निकाल कर रख दिए थे। दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया था। चाची लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, कैसा महसूस हो रहा है अब, डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? आरती ने मना किया। अब वह उठकर बैठ गई थी। सुबह से आरती ने कुछ नहीं खाया था। वैसे तो बहू आरती को खिलाए बिना कभी खाती नहीं थी, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होने में कितना समय लगता है। बुद्धि का ही तो दोष है, नहीं तो उसका बेटा बहू ख्याल तो बहुत रखते हैं उसका। हर दिन सुबह उठकर उसके चरण स्पर्श करते हैं। खाने पीने, डॉक्टर, दवाई, किसी भी चीज़ के लिए आरती को कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती थी। भैया आ रहे हैं अभी, ऑफिस के नंबर पर फ़ोन किया है भाभी ने। चाची आपके लिए जूस ले आऊं क्या? आरती ने दुकानदार को मना किया। वह उठकर जाने की सोचती है। उसकी चैन भी पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं। गहनों के बंटवारे के 2-3 महीने बाद अलमीरा के सफाई के समय आरती को मिली थी यह चैन, उसका अंतिम गहना, उसके पति की अंतिम निशानी। काश मिल जाता। आरती ने सोचा था कि इस चेन को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे छोटी बहू के मुंह पर फेंक देगी। इतना एहसान नहीं ले सकती वह किसी का। अब आरती का मन बदल गया था। वह अपने पति की आखिरी निशानी, उस चेन को अपने पास रखना चाहती थी, अपने मरते दम तक अपने पास। तभी छोटी बहू आती है दौड़ते हाँफते हुए, आरती को पकड़कर रोने लगती है। आरती का बेटा भी ऑफिस से आ जाता है। दोनों आरती को घर लेकर जाते हैं। घर पहुंचने के लगभग आधे घंटे बाद आरती की छोटी बहू उसे पर्स देते हुए कहती है कि इसे कहाँ गिरा दिया था आपने?
शर्मा जी का बेटा लेकर आया। कह रहा था कि इसके भीतर जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो रखी थी उसे ही देखकर उसने जाना कि आपका पर्स है। आरती झटके से अपना पर्स लेती है, खोल कर देखती है। उसकी सोने की चेन, उसके पति की आखिरी निशानी उसमें ही थी। माँ चलो खाना खा लिया जाए। तुमसे झगड़ा कर कर तुम्हारी बहू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब तुम दोनों खाओ तो मैं भी अपना व्रत तोड़ूं। बस इतनी सी थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको भी लगता है कि गलती हमेशा बच्चों की ही होती है।